नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ते हैं आर्टिकल के बारे में। ये कल मैंने पढ़ाया था इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में कि मूल अधिकार कैसे नागरिकों के लिए ज़रूरी हैं, मूल अधिकार कैसे हमको फ़ायदा पहुंचाते हैं, कैसे सरकार की जो नीतियां होती हैं नागरिकों के खिलाफ उस पर रोक लगाते हैं, उसका सुरक्षा कैसे मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट होता है। कल हमने पिछले वीडियो में आर्टिकल 13 तक हमने ये समझ लिया था, इसमें न्यायिक समीक्षा दे रखी थी कि अगर कोई कानून ऐसा बनाया जाता है सरकार के द्वारा जो लोगों के मूल अधिकारों को कम करता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। आज हम समझते हैं कि समता का अधिकार क्या होता है, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। आज की वीडियो में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक हम ये समझेंगे। आर्टिकल 14 से बोलता है समता का अधिकार, जैसे उसके नाम से हो रहा है कि समता मतलब समानता का अधिकार, सभी लोगों को समान रूप से देखा जाएगा। अच्छा, ये समता का अधिकार है, ये कहाँ से दिया गया है? समता के अधिकार में क्या है कि दो बातें दी गई हैं। जब हमारे संविधान निर्माता कानून बना रहे थे तो उन्होंने जो संविधान समता का अधिकार है इसमें दो बातों को रखा। नंबर एक बात, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। विधि की समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, इस बात को हम कैसे समझें? विधियों के समक्ष समता है वो ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई? ये ब्रिटेन की अवधारणा है, विधियों के समक्ष समता। इस बात को हम समझते हैं जैसे कि आपने कभी आप गए होंगे कोर्ट वगैरह में, आपने देखा हुआ तो कोर्ट में एक स्टैचू होती है, मूर्ति, जो अपने हाथ में तराजू लेकर के खड़ी होती है और उसके आंखों पर पट्टी बंधी रहती है। इस बात का वो उदाहरण है कि उसके सामने कोई भी आदमी चला जाए, चाहे वो कितना पैसे वाला हो, चाहे वो कितना भी गरीब हो, वो सबको एक ही नज़र से देखता है। वो सबको एक ही, उसकी नज़रों में सभी समान हैं। तो इस अर्थ को हम इस बात में ले सकते हैं कि विधियों की समक्ष समता, ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। अच्छा, इसमें क्या बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसके सामने चला जाता है कोर्ट के सामने, उसको सभी को कानून है वो समान नज़र से देखता है, इसलिए उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। व्यक्ति से क्या मतलब हो सकता है? व्यक्ति, बोले व्यक्ति आप शब्द का इस्तेमाल करें, व्यक्ति से क्या मतलब है? व्यक्ति से कोई भी नागरिक हो सकता है, कोई भी निगम हो सकता है, कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई नागरिक हो सकता है, कोई विदेशी नागरिक हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि भाई हमारे नागरिक पहुंच जाएं और हमारे नागरिकों को ही वो समान दृष्टि देखेगा, बाकी विदेशी नागरिकों को समान दृष्टि से नहीं देखेगा। ऐसा नहीं है। जो जिस तरीके का जुर्म करेगा उसे उस तरीके की सजा कानून देगा। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, विधि का शासन हम बोलते हैं कि विधि का शासन है। विधि के शासन का मतलब होता है भाई कानून सर्वोपरि है, वो सभी के लिए समान है। वो ऐसा नहीं है कि भाई कोई पैसे वाला आदमी है तो उसके लिए थोड़ा कानून वैसा है, कोई गरीब आदमी है उसके लिए कानून थोड़ा कठोर है, ऐसा कुछ नहीं। कानून सभी के लिए समान है। तो विधि के समक्ष जो समता है उसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, देखा जाता है कि ये विधि के समक्ष समता है, हमसे समान दृष्टि से देखते हैं, नकारात्मक विचार है। हालांकि मैं आपको ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ मैं आपको ऐसा? आपने मूल अधिकार कई बार पढ़े होंगे, कई कोचिंग संस्थान में गए होंगे और वहाँ भी पढ़े होंगे, किताब से ही पढ़े होंगे। लेकिन क्या होता है, इतने बाद भी पढ़ने के बाद आज हम फिर पढ़ रहे हैं। क्यों? हमने उन चीज़ों को भी समझा नहीं है, हम बस याद करने में लगे रहते हैं। याद करने के लिए आप गवर्नमेंट जॉब में बैठ जाइए, जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पर आपका याद ज़्यादा नहीं आता है। वहाँ पर सिर्फ वही आपको याद आता है जो आपने समझा है ठीक से। तो सबसे पहले अगर हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं उसमें अपनी अच्छी सी समझ, अच्छी सी पकड़ बना लीजिए, आप उसे जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। तो ये नकारात्मक विचार कैसे है? जैसे हम बोलेंगे विधि के सामने सभी लोग समान हैं। अब ये बोलता है कि गरीब, पिछड़े, मजदूर और वंचित वर्ग। तो नकारात्मक विचार हम यहाँ से समझते हैं इसे, नकारात्मक विचार को, कि मान के चलिए कि कोई एक्सीडेंट कर देता है, कोई बड़ा आदमी, पैसे वाला आदमी, अच्छा करोड़पति आदमी, और वो कोर्ट के सामने जाता है तो कोर्ट उसको बोलता है भाई तूने जिस आदमी का एक्सीडेंट किया है उसको अगर 50 लाख रुपए दे दे, उसके घर वालों को दे दे 50 लाख रुपए। वो आदमी बड़ी हंसी खुशी से दे देगा, पैसे वाला आदमी। कानून ने उसको इस दृष्टि से देखा।
अब उसमें ही क्या हुआ कि कोई गरीब आदमी या कोई पिछड़ा आदमी या कोई मजदूर आदमी एक्सीडेंट कर देता है और वो भी जाता है भैया कोर्ट के सामने, तो क्या जज साहब उस पर 50 लाख का जुर्माना लगाएंगे क्या? बताइए। लगा भी देंगे तो बेचारा ये दे नहीं पाएगा। तो इसलिए इसे नकारात्मक विचार से देखा जाता है। कानून की आंखों पर पट्टी बंधी है तो कम से कम इन मजदूरों को तो देख ले, गरीबों को। इसलिए इसे नकारात्मक विचार लिया जाता है और ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो कानून के विधि के समक्ष क्षमता में इस तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, विधि के समक्ष क्षमता और एक और उदाहरण है इसका, इनको भी इकाई शोषण करता है। अच्छा, एक और है विधि के समक्ष समता के ये भी उदाहरण है कि ये विदेशी राजदूत, दूत और राष्ट्रपति या राज्यपाल पर लागू नहीं होता है विधि के समक्ष समता। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक्सीडेंट किसी आदमी ने कर दिया तो उसके लिए वही सजा है और राष्ट्रपति के लिए वही सजा है, नहीं। या कोई किसी की चोरी कर ली या कुछ भी कर लिया, तो ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति और ये राज्यपाल वगैरह जिस पद पर बैठे होते हैं वो बड़े गरिमामयी पद होते हैं। उन पदों की बड़ी अपनी विशेषता होती है। तो कानून जब संविधान निर्माता ही कर रहे थे, संविधान बना रहे थे, उन्होंने सोचा कि नहीं, वो लोग इस पद पर बैठे हुए ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्हें आपराधिक मामले में आर्टिकल 361, उन्हें आपराधिक मामले में उनको कोर्ट बुला नहीं सकता जब तक वो अपने पद पर है। मैं विधि के समक्ष समानता उदाहरण दे रहा हूं कि कैसे विधि है। तो हमारा संविधान बोल रहा है कि हम विधि के समक्ष समान है, विधि सबको समान समझिए, लेकिन यहाँ कहाँ समान समझ रही है। राष्ट्रपति राज्यपाल ऐसा कोई कांड कर देते हैं तो उनको तो नहीं बुला रही है कोर्ट, न्यायपालिका नहीं बुला रही है उनको, लेकिन इनको तो बुला ले रही है, गरीब आदमियों को वगैरह। बात समझ में आ रही है? तो आर्टिकल 361 कहता है कि भैया राष्ट्रपति और राज्यपाल को आप नहीं बुला सकते हो। अच्छा, इसमें क्या विदेशी राजदूत वगैरह ये इसमें बचे हुए हैं। ये क्यों बचे हुए हैं? अगर हम विदेशी राजदूत और इन दूतों पर भी क्या, जैसे हमारे इंडिया में कोई विदेशी राजदूत रह रहा है, अमेरिका का रह रहा है मान के चलिए, और हम उसको फंसा देते हैं किसी बात, तो उसको तो हम हर बार फंसाते रहेंगे। तो ये विधि उसके ऊपर लागू नहीं होती, क्योंकि वही एक अपने आप में बड़ा पद होता है। ठीक है, तो ये इसका ढक दिया। राष्ट्रपति जी को हम आपराधिक मामले में नहीं बुला सकते कोर्ट में, लेकिन हाँ सिविल मामले में बुला सकते हैं। राष्ट्रपति जी का उनके भाई से झगड़ा हो गया अपने खेत को लेकर के, मेड़ को लेकर के, तो कोर्ट उन्हें बुला सकती है। बोला भाई ये तो तुम्हारा अपना झगड़ा है, व्यक्तिगत झगड़ा है, लेकिन आपराधिक मामले में तो वो पद पर बैठे हैं, उसमें नहीं बुला सकते। लेकिन इसमें भी कब बुला पाएगी? 2 महीने पहले से सूचना देगी कि राष्ट्रपति जी या राज्यपाल जी आप ऐसा है, आपको 2 महीने बाद कोर्ट में आना पड़ेगा, आप तैयार हो जाइए अपने कपड़े वपड़े सिलवा करके बढ़िया से। तो इस संदर्भ में क्या होता है, उनको बुला सकती है। अच्छा, और भी होता है विधि के समक्ष समता की सारी चीजें आपको ये बता रहा हूँ। आप फिर एक बार ध्यान दीजिए, विधि के समक्ष समता, हम एक तरफ तो हमारा संविधान बोल रहा है कि विधि के समक्ष समता इन लोगों को छोड़ रहा है, तो ये अपवाद है भाई। आर्टिकल 105 होता है, आर्टिकल 105 जो संसद के सदस्य होते हैं, जो संसद में बोलते हैं, बहस होती है, वैसी बात करते हैं, कोई लूज टॉकिंग कर देता है, कोई कैसी टॉकिंग कर देता है, तो ऐसा नहीं है कि भाई उसने ये बोल दिया तो उसे कोर्ट में उसके खिलाफ केस कर दो, तो वो ऐसा केस नहीं माना जाएगा। वो कुछ ही बोल सकते हैं, वो स्वतंत्र है उस समय पर, क्योंकि वो कानून बना रहे हैं, और कानून बनाते हैं तो उसको स्वतंत्रता दी गई, भाई आप सोच के बढ़िया से कानून बनाइए। तो 105 पे इसी तरीके से आर्टिकल 194 विधानमंडल के सदस्य वो भी कुछ भी बोल सकते हैं अपनी संसद में। ऐसा नहीं कि आप उन्होंने बोल दिया भाई मंत्री जी आप तो ऐसे हो, आपकी तो टोपी उल्टी लगी हुई है, आप अच्छे नहीं लग रहे हो, तो आप जाकर मानहानि का दावा करते उन्होंने मेरी बेइज्जती की है, और तो ऐसा नहीं होगा। होता क्या है, 105 आर्टिकल से 194 आर्टिकल आप देखेंगे, आर्टिकल याद करते हैं। अगर आपको संसद के आर्टिकल याद है तो आपको विधानमंडल अपने आप याद हो जाएगा, ये गारंटी दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है, +89 का फॉर्मूला चलता है। मोस्टली 95% केस में +89 का फॉर्मूला चलता है। जो संसद में चलता है वही आपका समझ लो कहाँ चलता है, विधानमंडल में चलता है। तो अगर हमने 105 में 89 जोड़ तो 194 बन जाते हैं। तो देखो यहाँ पर तो हम संसद की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ विधानमंडल की बात करने लग गए। तो ये होता है 89 का फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसको किसी दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से चलता है 89 का फॉर्मूला, जिससे आपको आर्टिकल याद करने में काफ़ी आसानी होगी। बड़े आराम से आप समझ के आर्टिकल याद कर लेंगे, रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि विधि के समक्ष क्षमता हमारा क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि विधि के समान संरक्षण,
अच्छा, ये बात कहाँ से ली गई? ये बात ली गई है अमेरिका से। विधि के समान संरक्षण, ये बात ली गई है अमेरिका से। ये कैसा, जैसे ये नकारात्मक विचार था, ये सकारात्मक भेदभाव है। सकारात्मक भेदभाव कैसे? इसमें कहा गया है कि भैया क्या करेंगे, वंचित वर्गों के विकास को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हम कानून बना सकते हैं। वंचित वर्ग जैसे गरीब, पिछड़े, मजदूर वगैरह जो होते हैं, वो वंचित वर्ग के विकास के लिए कोई ऐसा कानून बनाया जा सकता है, तो उनके मतलब उत्थान के लिए ऐसा कर दिया गया। आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके गांव में कोई गरीब आदमी है, उसका राशन कार्ड बन गया, और कल अंबानी, अडानी, टाटा पहुंच जाएगा, भैया राशन कार्ड तो हमारा तुमने बनाया नहीं है। बोला क्यों? कि तुमने तो लिख रखा है उसमें कि भैया सभी को समान माना जाएगा, कोई विधि या कानून बनेगा तो सभी के लिए समान होगा, तो भैया राशन कार्ड के लिए बनना है तो हमारे लिए करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सकारात्मक भेदभाव है, ये तार्किक भेदभाव है। इसमें क्या होता है कि भाई जो गरीब लोग हैं उनको ऊपर अपलिफ्ट किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, जो वंचित वर्ग है, जो पिछड़े लोग हैं उनको आगे लाया जा रहा है। तो इस तरीके का ये विचार है, तो ये विधि के समान संरक्षण है। ठीक है, इसमें वो विचार था इसमें गरीब पिछड़े मजदूर पे आप 50 लाख रुपए का जुर्माना नहीं लगा सकते, तो विधि के समान संरक्षण है। किसी ने जो आदमी होता है पैसे वाला, उसने एक्सीडेंट कर दिया और गरीब आदमी एक्सीडेंट कर दिया, तो भाई विधि इसको संरक्षण दे रही है, बोले भाई ये इस लायक नहीं है, इतना पैसा नहीं दे सकता है, ये कम पैसा देगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये दोनों बात अच्छी से समझ गए होंगे कि विधि के समक्ष क्षमता क्या है और विधि के समान संरक्षण क्या है। विधि के समक्ष क्षमता में कौन कौन लोग आते हैं और कौन कौन लोग नहीं आते, कहीं पर लागू होता है, कहीं पर लागू नहीं होता। ठीक है, अब हम समझते हैं कि आर्टिकल 15 क्या होता है। आज हम आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक ही समझेंगे। आर्टिकल 15 क्या होता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और स्थान, ये 5 बात दी गई है इसमें। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और स्थान, इनके आधार पर कोई आप में विभेद नहीं करेगा। अगर इनके आधार पर विभेद करता है कोई, तो भाई सुप्रीम कोर्ट से बुला लेगा, बोले भाई विभेद क्यों करे, इधर आइए। लेकिन क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए आपको इसमें कोई विभेद कर रहा है कि आपको धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर आप कोई सार्वजनिक स्थल में जाते हैं, जैसे आप तालाब में जा रहे हैं, आप मंदिर में जा रहे हैं, आप मार्केट में जा रहे हैं, आप मेला देखने जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, ऐसी जगहों पर जाने से आपको नहीं रोका जा सकता। हाँ, किसी की प्राइवेट जगह तो आपको वहाँ पर जाने से वो मना कर सकता है, भाई हमारी जगह मत आइए, हमारे ये हमने प्रोग्राम कर किया वहाँ पर मत आइए। लेकिन वो सार्वजनिक जगह, जो सरकार की जगह, वहाँ पर आपको जाने से इन आधार पर कोई नहीं रोक सकता। अगर वो रोक रहा है तो उसके लिए बैठे हुए हैं हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट जी, वो आपको बुला देंगे, बोले किसी भी रोक रहे हो तो ये होता है। लेकिन यहाँ पर तो हम बोल रहे हैं कि धर्म, मूल, जाति या लिंग के आधार पर हम भेद नहीं करेंगे। लेकिन फिर बात यहाँ पर आ जाती है, इसी वाली बात फंस जाती है कि महिलाओं और बच्चों को उत्थान के लिए हम काम कर सकते हैं। हम आर्टिकल को समझ रहे हैं, हम याद नहीं कर रहे। हम आर्टिकल को समझ रहे हैं, हम याद नहीं कर रहे। तो महिलाओं के उत्थान की यहाँ पर बात आ जाती है, महिलाओं और बच्चों के उत्थान की। इसमें बोलते हैं भैया ये कानून बना सकता है, राज्य कानून बना सकता है, केंद्र कानून बना सकता है कि महिलाएं, जो बच्चे हैं, जो पिछड़ गए हैं, या इनको शिक्षा के क्षेत्र में या महिलाओं को और किसी अन्य क्षेत्र में अपलिफ्ट करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए राज्य ऐसे कानून बना सकता है। तो आप इसे इस तरीके से न लेने कि भैया आधे हम तो भैया पुरुष हैं और महिलाओं के लिए तुम कानून बना रहे हो, इसका मतलब तुम तो जो आपने बोल रखी है बात, जो लिंग वाली बात बोल रखी है, उसमें आप विभेद कर रहे हो, यानी ये तुम्हारे आर्टिकल 15 का उल्लंघन है और हम तो चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसा नहीं है, ये वंचित वर्गों के लिए इसको समझना है कि उसका मूल भाव क्या है। मूल भाव उसका यही है कि जो लोग दबे कुचले हैं, पिछड़े हैं, उनको ऊपर लाने के लिए, तभी तो देश पूरा एक साथ विकास करेगा, तभी तो हम बोल पाएंगे हमारे देश ने विकास किया है। 4 आदमी अगर गांव में अमीर हैं आपके में, इसका मतलब ये नहीं आपका गांव अमीर है। सारे लोग अगर उनके मकान बढ़िया पक्के बने होंगे तो मानते हैं हाँ ये गांव बढ़िया है। एक आदमी की बिल्डिंग 10 मंजिल बनी है तो गांव बढ़िया नहीं माना जाता है। बात समझ में आ गई। आर्टिकल 340 क्या कहता है, इसी संबंध में बोलता है कि राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं कि ऐसे स्थानों का चयन कर सकते हैं, ऐसे स्थानों को देख सकते हैं जो सामाजिक रूप या शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। ये राष्ट्रपति जी को अधिकार होता है। वो किसी जाति को पिछड़ी जाति घोषित कर देंगे, किसी जाति को जैसे छत्तीसगढ़ के एरिया में रह रही है, मध्य प्रदेश के एरिया में, उड़ीसा के एरिया में रह रही है, तो राष्ट्रपति वहाँ की भौगोलिक स्थिति को देख करके, वहाँ की सामाजिक स्थिति को देख करके, और उनके पास शक्ति आर्टिकल 340 के तहत कर वो एक आयोग का निर्माण कर देंगे और जाँच करवाएंगे और देखेंगे, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं अपनी, और उस जगह को पिछड़ी जाति या इसमें कर देंगे वो।
ठीक है, ऐसा कभी हुआ है? तो हाँ हुआ है। एक वो काका कालेलकर आयोग बनाया गया था 1953 में, कि जब आप चेक कीजिए कि किस तरीके की सामाजिक स्थिति है समाज के अंदर, शैक्षणिक स्थिति क्या है, तो ये उन्होंने काका कालेलकर ने ये चेक किया था 1953 में। इस तरीके से एक और मंडल बनाया था, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, 1979 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बनाया गया था 1979 में। तो दो आर्टिकल 340 का प्रयोग करके राष्ट्रपति ने ये बनाए थे, ये चेक करने के लिए। अब हम समझते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। मतलब बोले कि लोक नियोजन का विषय क्या होता है? ये कि लोक नियोजन का विषय होता है कि भैया क्या नौकरी वगैरह लें, जॉब वगैरह लें, और अन्य क्षेत्रों में हम जाएं तो वहाँ पर सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा। ये नहीं कि भैया तुमको तुम्हारा पैर पकड़ दिया जाए, उसको दौड़ा जाए, ऐसा नहीं होगा। दौड़ने का मौका मिला तो सभी का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होगा। अब समझते हैं इसमें भी क्या भेद है। नियुक्ति एवं रोजगार में अवसर की समानता आपको मिलेगी, लेकिन फिर इसमें एक बात बोल दी कि राज्य ऐसे कानून बना सकता है जो स्थानीय रूप से पिछड़े हैं और जो दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे हैं, जहाँ पर सुख सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं पहुंच पा रहा है, तो वहां पर राज्य भी ऐसे कानून बना सकता है। अब यकीन कीजिए, आप बताइए कि एक लड़का है जो दिल्ली में बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसके पिताजी प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी के, बढ़िया किताब, एसी, तमाम तरीके की तमाम सुविधाएं उसको मिल रही हैं। एक ऐसा बंदा भी है जो उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे बैकवर्ड एरिया में रह करके अपनी पढ़ाई कर रहा है। अब मुझे बताइए, आप उन दोनों को एक साथ यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए भेजा जाता है, कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा? तो कहाँ रही अफसर की समानता? पेपर तो एक ही आ रहा दोनों का, सरकार एग्जाम एक ही ले रही है, एक पढ़ रहा है दिल्ली, एक पढ़ रहा है वहां पर, तो अफसर की समानता कहाँ हुई? तो इसलिए डाला गया कि भैया सरकार ऐसे कानून बना सकती है ताकि उसकी मेरिट कम कर दे, उसकी मेरिट ज्यादा कर दे, कि भाई तुम यहाँ रह रहे हो, तुम्हारी मेरिट इतनी जाएगी, तुम्हारी मेरिट इतनी जाएगी, तो कहीं की एक बराबर आ जाता है कि भाई, इसलिए स्थानीय और पिछड़े वर्ग के लिए ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, सरकार कानून बना सकती है। इसी मामले में क्या होता है कि एक केस आता है आरक्षण के संबंध में, कि भाई तुमने आरक्षण दे दिया इधर तो तुमने उधर। अब आरक्षण के संबंध में केस आता है, इंदिरा फानी वर्सेस भारत संघ मामला आता है, इसे मंडल महावाद के नाम से जाना जाता है। ये आरक्षण से संबंधित था कि भाई तुम इतना आरक्षण किस लिए दे रहे हो। सरकार ने बोला था कि किसी भी कीमत पर 50% से आरक्षण ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंदिरा फानी जी थी, वो पहुंच गई कहां पर? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बोलती है इंदिरा फानी जी कि भाई ये आपने जो आरक्षण दिया है वो किस आधार पर दिया है? बोला, अब सुप्रीम कोर्ट की बोलते हैं कि भैया जो आरक्षण का जो आधार है ना वो सामाजिक है, आर्थिक नहीं दे रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। बोले आर्थिक दे रहे हो मतलब आप इसका मतलब ये मान रहे हो कि जो जातियां होती हैं, जाति के आधार पर आपने पिछड़ेपन में डाल दिया, मतलब इसका मतलब कोई ये हुआ कोई ब्राह्मण या कोई जनरल कैटेगरी से या कोई, तो वो गरीब नहीं है, आप उसको आरक्षण नहीं दोगे। बोले नहीं, ऐसी बात नहीं। इसमें क्या हुआ था कि जो नरसिम्हा राव सरकार थी उसने 10% आरक्षण दिया था। नरसिम्हा राव सरकार ने 10% आरक्षण दिया था, किसके आधार पर? आर्थिक स्थिति के आधार पर। उन्होंने उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। और एक आयोग के गठन का निर्देश दिया कि भाई आयोग जाएगा और वो चेक करेगा कि जो लोग इन्हीं की किस पर ये इंदिरा फानी जी थी, इनके कहने पे कि भैया इनकी बात विवाद हुआ इनके अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनसे, और इनको बोला गया कि इनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनसे वाद विवाद हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने एक आयोग का गठन का निर्देश दे दिया कि भाई एक आयोग का गठन कीजिए। उसमें ये देखिए कि ओबीसी वगैरह को हम आरक्षण दे रहे हैं या तो उसमें देखिए कि क्या सारे ओबीसी वाले आरक्षण लेने के लिए हकदार हैं कि नहीं, कि उसमें कुछ लोग एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं। ओबीसी में तो भैया ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा पैसे वाला हो और राशन कार्ड लेके घूम रहा हो जेब में, और उसकी फैक्ट्री चल रही हो और जाके चावल खरीद लेता हो तो भाई राशन कार्ड है बदो, हम तो ओबीसी में आते हैं। तो ऐसे एक आयोग का गठन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए। तो रामनंदन समिति की अध्यक्षता में, रामनंदन एक समिति का गठन हुआ, रामनंदन थे उनके उसमें अध्यक्षता समिति बनाई गई, तो एक समिति गठन हुआ। तो उसने पहचान की कि भाई क्रीमी लेयर क्या है, इसे मलाईदार परत बोलते हैं, कि ये ओबीसी के लिए केवल इसमें क्या होता है कि ऐसे लोगों को पहचान करो जो ओबीसी जाति में लेकिन वो नीचे है, और ऊपर
ऊपर वाले उनको लाभ नहीं मिलेगा, नीचे वाले उनको लाभ मिल जाएगा या उनको दूसरे तरीके से लाभ दिया जाएगा। ठीक है भाई। और इसी संबंध में क्या हुआ कि 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया गया, पिछड़ा वर्ग आयोग कि जिसमें देखा जाएगा किस किस तरीके से वो लोग परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। तो ये इंदिरा फानी बनाम भारत संघ था, इसमें कई तरीके के इंदिरा फानी ने अपने दिए थे कि आप केवल जाति को इस बात पर मान ले रहे हो कि भाई पिछड़ा वर्ग है। अगर इस बात पर आप उनका सिलेक्शन नौकरियों में कर लेते हो तो आपको नहीं लगता कि जो नौकरियों में जाएंगे भर्ती होकर के वहाँ पर कुशलता को अफेक्ट करेंगे, उससे उनकी जो कुशलता होगी नौकरियों में वो प्रभावित होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है भाई, जो वैज्ञानिक होंगे, इंजीनियर वगैरह होंगे, उसमें आरक्षण को हम नहीं मानेंगे, उसमें हम टैलेंट को ही मानेंगे भाई, जिसके अंदर जितना टैलेंट होगा वो उसमें भर्ती देगा। इस तरीके की तरफ दिए गए थे। फंडामेंटल बात को आप अच्छे से पढ़ सकते हो, कोई नहीं। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 16 हम देख लिया, आर्टिकल 17 देखते हैं। आर्टिकल 17 क्या है? आर्टिकल 17 अस्पृश्यता से संबंधित है, अनटचेबिलिटी से। ठीक है, ये क्या होता है, एक अधिनियम बनाया गया था कि भाई अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 इसको बनाया गया था कि भाई कि कोई आदमी छुआछूत नहीं मानेगा। अगर कोई आदमी छुआछूत माने तो इस अधिनियम के तहत उसको सजा दी जाएगी, इस वाले अधिनियम के तहत उसको सजा दी जाएगी। लेकिन क्या हुआ, इसका नाम बदल दिया गया 1976 में और फिर नागरिक संरक्षण अधिकार अधिनियम के नाम से जाना जाएगा 1976 में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 18 क्या है, उपाधियों का अंत करता है। ये कैसे उपाधियों का अंत करता है? आर्टिकल 18 के अंतर्गत सरकार ने बोला कि भाई हम उपाधियों का अंत करते हैं, कोई भी नागरिक को किसी भी नागरिक को उपाधि नहीं दी जाएगी, ना ही भी कोई वो विदेशों से उपाधि धारण ले सकता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति है जो हमारे यहाँ पर काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, और वो विदेशों से अगर कोई उपाधि लेता है तो उसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है भैया। 1954 में क्या होता है कि 1954 में होता है कि भारत सरकार होती है, वो क्या कर देती है, भारत रत्न और पद्म विभूषण ये दो पुरस्कारों को लाती है। भारत रत्न और पद्म विभूषण किसके दो पुरस्कार को लाती है। तो एक महोदय होते हैं बालाजी राघवन। कौन होते हैं? एक महोदय होते हैं बालाजी राघवन, बालाजी राघवन। ये जाके याचिका दायर कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, बोलते हैं भाई एक तो तुम इधर बोलते हो आर्टिकल 18 के तहत हमने उपाधियों बंद कर दिया, दूसरी तरफ आप उनको क्या दे रहे हो, भारत रत्न दे रहे हो, पद्म विभूषण दे रहे हो, तो ये क्या चीज़ है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है भैया ये क्या है कि ये सम्मान है, और जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जिनके अंदर टैलेंट है उनको प्रेरित करने के लिए है, और ये कोई उपाधि नहीं है, ये सम्मान दिया जा रहा है उनको। और हाँ, एक और बात बोली सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कि भैया इन जो सम्मान है इनका प्रयोग वो अपने नाम के साथ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से उनको एम राघवन जी को, जो बालाजी राघवन जी थे, उनको संतुष्ट किया गया और आर्टिकल 18 यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक अच्छे से समझ में आया होगा, और इसे एक बार देख लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप जानते ही आपको क्या करना है, बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग एजुकेटेड और पढ़े लिखे हो। धन्यवाद।